बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग साथ में अभी जो बौद्ध समाज के लोगों से जो महाबोधि विहार बोध गया के लिए जो वो कर रहे हैं, उनके इस आंदोलन में हम लोग पूरी तरह साथ में खड़े रहेंगे। ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी विधायक, ऐसा कोई भी का प्रोविजन जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। इंडिया फेक न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर से। जी हाँ, नागपुर के बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ एक प्रोग्राम लिया गया है, ग्रैंड गैदरिंग। जी हाँ, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन है। मैं एक ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्व ज्ञान में और एक जो आज हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर में जो प्रोग्राम हुआ है बौद्धिस्ट बुद्धिस्ट संस्थाओं के साथ, तो ये हमारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 में जो मार्च को नाफिज हम पे किया है, उस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है। और दूसरा जो बौद्ध समाज का जो एक धार्मिक प्लेस है, जो उनका आस्था का केंद्र है बिहार के अंदर में बोध गया, तो जिसके अंदर में जहाँ पे वहाँ पे बौद्धिस्टों के साथ साथ वहाँ उन्होंने गैर बौद्धिस्टों को भी रखा है। तो उसके खिलाफ ये जो मुहिम है, तो ये हमारी एक मिलजुल के हम दोनों समाज एक साथ आकर इसका विरोध करने के लिए ये आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये प्रोग्राम रखा था। क्या आगे भी देखा जाएगा कि दोनों संगठन इसी एक प्लेटफॉर्म पे आएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ से ही नहीं, अभी पूरे मुल्क के अंदर में जो भी ज़ुल्म का शिकार होते हैं, मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा है। और जो कुछ भी इस हुकूमत से सताया जा रहा है, मुसलमान उसको अपने साथ में लेके ये लड़ाई लड़ेंगे। तो मैंने देखा था कि 5 लाख के करीब जो है रिजेक्ट की जो साइनें ऑनलाइन साइनिंग गए, तो उसके बारे में क्या हुआ? 5 लाख के करीब नहीं, ये ईमेल्स गए थे वक़्फ़ में, वो 5 करोड़ के करीब तकरीबन 5 करोड़। 5 करोड़ के करीब का ये गए थे। और आप जानते हैं कि जब ऐसी हुकूमत जो अपनी ही सिर्फ़ अपनी जताना चाहती है, अपनी मनवाना चाहती है, तो आप अगर 5 अरब भी डालोगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो उन्होंने जेपीसी बनाया, वो सिर्फ़ एक लॉलीपॉप था और कुछ नहीं। आज आगे जो पिटीशन डाली है आपने, इसकी तारीखें कब लगने वाली है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से अभी जो है कि एक जो चल रहा है, तो कुछ चीज़ों के ऊपर में अभी नेक्स्ट डेट हमें मिली नहीं है, पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जितने भी हल्फनामे और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का केस उन्होंने एडमिट किया है, और भी दूसरी तंजीमें, ऐसे तकरीबन 75 लोगों ने इस एक्ट के खिलाफ किया था, पर उसमें से 5 केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने ये किया और सबको सेकेंडरी रखा है। तो इंशाल्लाह तबारक व तआला कुछ दिनों के अंदर में मेरे ख्याल से 12 अगस्त को शायद कुछ इसका फैसला आने वाला है। अगला मंच जो होगा वो महाबोधि महाव्यवहार यानी एक संगठन का होगा, और उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम संगठन वहाँ पे मौजूद होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग साथ में अभी जो बौद्ध समाज के लोगों से जो महाबोधि विहार बोध गया के लिए जो वो कर रहे हैं, उनके इस आंदोलन में हम लोग पूरी तरह साथ में खड़े रहेंगे। ये मेरे से बताइए क्या? आज नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर, यहाँ दो देश के सामने बड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ा वेल अटेंडेड हाउसफुल जलसा उसका आयोजन किया गया। विषय ये थे कि जो वक्फ बिल संशोधन करके नया कानून आया, तो आखिर उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, और दूसरा जो देश में गया में जो महाबोधि विहार है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो अभी भी हिंदू के कब्जे में क्यों, बौद्धों को क्यों वहाँ की सरकार, चाहे वो केंद्र की मदद से या राज्य की तरफ से, क्यों नहीं सौंप रहे हैं। तो इन दो मुद्दों को लेकर नागपुर के मुस्लिम समाज के कई संगठन, शेड्यूल कास्ट समाज के कई संगठन, बुद्धिस्ट के कई संगठन, इन्होंने मिलकर आज के इस जलसे का आयोजन किया। हालांकि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जजमेंट कभी भी आ सकता है। महाबोधि विहार का मामला आने वाले 28 या 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आने वाला है। बड़े मामले ये ऐसे कहीं आएंगे। हमारे कुछ बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे अगर सरकार कहती है कि मुस्लिम समाज में कहीं सुधार लाने की ज़रूरत है, इसलिए वक्फ कानून लाया तो भाई मुस्लिम समाज की शिक्षा का मामला है, नौकरी का मामला है ना, सरकार के भागीदारी का मामला है,
सच्चार कमेटी रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन का मामला है, तो सरकार इसमें ध्यान क्यों नहीं देती? दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हर समाज को अपना अधिकार है, तो बुद्धिस्ट को अपना अधिकार दे दे। और सरकार वक्फ बिल को लेकर ऐसे समय पे ये राजनीति क्यों करना चाहती है? और राजनीति क्यों करना चाहती है, इसका जवाब हमें बिहार में चुनाव वोटर के सर्वेक्षण में जिस तरह से 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि कुछ लोगों को डिफ्रेंचाइज करना, मतलब उनके वोट के अधिकार को छीनना, यहाँ तक सरकार पहुंचती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस देश के हर नागरिक को वोट का अधिकार मिले, इसके लिए जंग जंग पछाड़ी है। इसलिए इस देश का दलित, महिलाएं, आदिवासी लोकसभा के बाद विधानसभा में कैसे ऐड हो गए, उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। फिर 37 या 35 लाख वोटर 5 बजे के बाद कैसे वोटिंग हुई, उसका जवाब नहीं देते हैं। तो भाई ये देश संविधान से चलता है ना, तो संवैधानिक संस्था के ऊपर बैठे हुए लोग, चाहे सरकार भी संवैधानिक संस्था है, तो उनको सही संवैधानिक दायरे में लोगों के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। और अगर नहीं होती है तो नागरिकों का मूलभूत अधिकार होता है सरकार को सवाल पूछना। और इसी को, ये दो मुद्दे को लेकर ये आज के जलसे का एक आयोजन था। सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर भी सवाल मतलब किया था, जवाब मांगा था वक्फ बिल को लेकर, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। अब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी, तो जब जजमेंट आएगा तो उसके ऊपर आगे हम बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी सवाल उठाए थे ये वक्त संशोधन कानून को लेकर, बिल को लेकर, अब सरकार ने जितनी भी दलीलें दी है, देखते हैं कोर्ट ने एक्सेप्ट की है, रिजेक्ट की है, या जजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए उसके ऊपर अभी टिप्पणी करना कोई ठीक नहीं। क्या लगता है फैसला जल्दी हाथ में आएगा? अब जुडिशियल कॉन्शियस जहाँ तक होता है कानून और संविधान के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कुछ जगह सुधार की गुंजाइश है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी पहल करेगा। लेकिन सरकार की गलत नीति का जहाँ तक सवाल है, और अगर वो जुडिशरी को नजर आती है तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ भी अपना एक्टिविस्ट रोल निभा लेगा। ऐसी उम्मीद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी कहा था कि बिहार के रिजल्ट में कुछ असर पड़ने वाला, आपका इशारा किधर था? बिहार चुनाव अब 4 महीने के बाद है, उसके बाद मुझे लगता है बंगाल का है, उसके बाद आसाम का है। और ये तीनों स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं, बड़े स्टेट है। बंगाल 42 असेंबली वाला है, बिहार भी लगभग 35-40 सीट वाला है। और ये बिहार एक नॉर्थ इंडिया में काऊ बेल्ट में बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेट है। तो जैसे ये बुद्ध गए जैसे मामले हैं या महाबोधि विहार का आंदोलन है, वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। नागरिकता कानून इनडायरेक्टली लाने का जो तरीका है वो भी काम करेगा। वक्फ बिल को लेकर जो छेड़छाड़ की है वो भी काम करेगा। मतलब बिहार के चुनाव में जो नाराज सरकार के नीति का तबका है, जो भी है, वो तो थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि इसका परिणाम बिहार के चुनाव में साफ नजर आएगा। मंच तो साझा हो जाता है लेकिन साझा एकता हो नहीं पाती है, क्या वजह है ये? नहीं, हम लोगों ने, जैसे आपने ये सवाल पूछा, तो हमने ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारा जो ऑल इंडिया लेवल का भारतीय बहुजन अलायंस, ये जो गठबंधन है, तो हमने इसके पहले 4 कॉन्फ्रेंसेस की है। एक दिल्ली में की है, एक बेंगलोर में की है, एक मुंबई में की है और एक कोलकाता में की है। तो ऐसा नहीं कि आज के ही प्रोग्राम के लिए हम अलग आए। हो सकता है सरकार ज़्यादा मजबूर करेंगी कि आप इकट्ठे हो जाए, तो होना पडेगा। कायदा महाराष्ट्रामध्ये पारित करण्यात आला आणि वेगवेगळ्या संघटनाच्या वतीने इथे विरोध करत आहेत, तुम्ही काय सांगाल? जल सुरक्षा कानून लाने की जरूरत नहीं थी पहले। एक तरफ जब सरकार केंद्र की मोदी अमित शाह की सरकार बहुत बड़ा बदलाव किया है, तो उसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया? वो एक मौका क्यों गवाया? नंबर 1। नंबर 2, जन सुरक्षा कानून में खाली 3 साल की सजा है और 3 लाख रुपए का दंड है। तो इससे बड़े सजा देने वाले कानून पहले से पड़े हैं। टाड़ा है, मौका है, पोटा है, सब पड़े हैं। यूएपीए है, पीएमएलए है, तो बहुत सारे कानून है। तो इसकी क्या जरूरत थी? तो दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल,
अगर ये कहते हैं नक्सलिज्म को खत्म करनी है, तो अमित शाह घोषित कर चुके हैं कि 94% देश का नक्सलिज्म खत्म हो गया। और फिर विधानसभा के अंदर देवेंद्र फडणवीस इन्होंने खुद कहा कि महाराष्ट्र में पहले 6 जिले में नक्सलिज्म था, अब 1 जिले के 2 तालुका में बचा है। तो फिर औचित्य क्या है? औचित्य कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपकी कुछ नीति गलत है, आप उसका कुछ गैर इस्तेमाल करना चाहते और नागरिकों के अधिकार को हानि पहुंचाना चाहते। नेचुरली उसका विरोध होगा और हम भी करेंगे। हो सकता है इसको भी कानूनी अदालत में चैलेंज मिलेगा। देखा जाता है, अपने भी महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र में नीतीश राणे अलग अलग चीज़ पे लेकर टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनको बोलने वाला बीच में कोई खड़ा नहीं होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा था कि जन सुरक्षा कानून को लेकर कानून तो बीजेपी ने लाया, समर्थन तो शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना ने दिया, तो सारे अंदर से मिले मिले हैं। तो इसमें फर्क करने की जरूरत क्या है? सरकार ने लाउड स्पीकर को लेके बहुत पाबंदी लगा दी। लाउड स्पीकर पे सभी समुदाय के लोग उसका आते हैं। एक कानून है, उसका एक रूल्स रेगुलेशन सरकार ने बनाया है। जो कानून के अंदर है वो रहेगा, जो गैर कानूनी है वो हटेगा। वेरी सिंपल। भेदभाव पे मबनी है और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, और इसी वजह से हमने उसके खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ा है पूरे देश के अंदर। हमारा मानना ये है कि सरकार को ऐसा कोई भी कानून पारित नहीं करना चाहिए किसी कम्युनिटी के लिए भी जो उस पूरी कम्युनिटी को एक्सेप्ट ना हो। ये बात तो मुसलमानों ने बहुत क्लियर तरीके से कह दी है, पहले जब ईमेल भेजे थे 5 करोड़ उस वक्त भी, और अब इस वक्त जितना जो जन आंदोलन चल रहा है उसके जरिए से हमने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमने इसको चुनौती दे रखी है और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम रिलीफ है वो हमारे हक में आएगा और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये मसला रेफर होगा। देखिए, सरकार ने इस कानून को मंजूर करने के बाद, जबकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पारित है, सरकार ने जो है उम्मीद पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। जब एक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है और केस उस वक्त पेंडिंग है, तो उस मौके पर उस कानून को नाफिज करने के लिए, उसे जारी करने के लिए, उसे लागू करने के लिए जिस तेजी का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस तरह से बहुत तेजी के साथ भागा जा रहा है, ये गलत है और सरकार को ये इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं, इस देश के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, यानी दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, ट्राइबल्स हैं, यानी हमारे आदिवासी लोग हैं, और हमारी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सब ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है। जब पार्लियामेंट के अंदर ये इस पर बहस हो रही थी, तो उस मौके पर पूरी अपोजिशन पार्टियां एक तरफ थी और सरकार एक तरफ थी। तो इसका मतलब ये है कि पूरी अपोजिशन पार्टियां हमारे साथ खड़ी हुई हैं, और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि इस देश का जो 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 सामाजिक वर्ग है, उसकी मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम पक्ष के साथ खड़ी हुई है। और हमारा मानना ये है कि ये सिर्फ वक्फ एक्ट में तरमीम नहीं की गई है, बल्कि रास्ता खोला गया है या संवैधानिक तरीके से जितने लोगों के धार्मिक स्थल है, चाहे वो बुद्ध विहार हों, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे वो चर्चेज हों, ये सब पर हमला किया जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि खुद हिंदुओं के भी धार्मिक स्थल नहीं बचेंगे, इसलिए कि सरकार अडानी और अंबानी और इनके जो कारपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, उनको फेवर करने के लिए ये तमाम संपत्ति को छीनना चाहती है। तो हम इसके विरोध में खड़े हैं और उस वक्त तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं आता। सर, 2 सवाल है। ये जो आज कार्यक्रम लिया गया है वो बुद्धिस्टों को साथ में लेके किया गया है, तो क्या आने वाले वक्त में जब महाबोधि महाविहार का आंदोलन पूरी अपनी ताकत से जब लड़ी जाएगी, तो क्या पूरा मुस्लिम समाज उस कार्यक्रम में जाएगा? और क्या वक्फ बोर्ड बिल के लिए बुद्धिस्ट समाज जो है वो आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर सड़कों की लड़ाई लड़े? देखिए, हमारे दरमियान ये बात तय हो गई है। यानी मैंने आपको बताया कि हमने अब तक के 4 वर्कशॉप्स की हैं, उसमें बुद्धिस्ट समाज के लोग भी थे, उसमें आदिवासी लोग भी थे, उसमें ट्राइबल्स भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, और हमने ये तय किया है कि एक दूसरे के जो विशेष मुद्दे हैं उन सब में हम एक दूसरे के साथ देंगे। तो जो बोधिवार की लड़ाई है, उस लड़ाई में मुसलमान भी शामिल होंगे, पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल होगा और पूरी मुस्लिम वर्ग शामिल होगा, और हम ये लड़ाई को उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि बोधिवार के ऊपर में ये जो सरकार ने गलत तरीके का कानून बनाकर एक कब्जा कर रखा है,
जब तक कि वो बुद्ध समाज को वापस नहीं आता है बुद्ध विहार, उस वक्त तक हमारी लड़ाई उसके लिए भी जारी रहेगी। सर एक और सवाल, आज का जो कार्यक्रम आपने रखा था वो कॉन्स्टिट्यूशन को उसके राइट्स को लेकर रखा हुआ था, और क्या आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं? आपकी बात सही है कि भारत का नाम होना चाहिए, इंडिया का नाम होना चाहिए, हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो आरएसएस की शब्दावली है, हमको उससे परहेज करना चाहिए, मुझे इससे इत्तेफाक है। सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, आज मुस्लिम समाज पे हमला हुआ है, कल बुद्धिस्ट समाज पे हमला होगा, फिर ईसाई पे होगा, फिर क्रिश्चियन पे होगा, फिर हिंदू समाज भी नहीं बचेगा। इसलिए ये जो सरकार बैठी है, ये सरकार एक विशेष वर्ग के लिए, एक विशेष तबके के लिए काम कर रही है, सबके लिए काम नहीं कर रही है। संविधान के ऊपर शपथ लेकर आते हैं, लेकिन संविधान के खुद उसके खिलाफ काम करते हैं। तो हमारे देश के तमाम उन लोगों की जो संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान को बाकी रखना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ खड़े हो, जैसा कि हमारे किसानों ने किया। राइट्स का वायलेशन कर रही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं, कभी मुस्लिम समाज के राइट्स के ऊपर बात आती है, आज बुद्धिस्टों के राइट्स के ऊपर बात आ रही है, तो क्या ये धीरे धीरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी हटा सकती है सर? देखिए, मेरा कहना ये माइनॉरिटी का नहीं बल्कि मेजॉरिटी का वायलेशन कर रही है। ये सरकार मेजॉरिटी के राइट्स का वायलेशन कर रही है, किसानों के राइट का वायलेशन कर रही है, बुद्धिस्टों के राइट्स का वायलेशन कर रही है, ईसाइयों के राइट्स का वायलेशन कर रही है, ओबीसी के राइट्स का वायलेशन कर रही है, उस आपके दलित समाज का वायलेशन कर रही है। तो इसका मतलब ये तो मेजॉरिटी के लोग हैं ना, ये सब मिलकर मेजॉरिटी हो जाती है। तो मेजॉरिटी के हितों का वायलेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए। अमेंडमेंट रिजेक्ट के लिए 5 लाख सिग्नेचर्स गई थी, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सरकार ने तो ये मानने से भी इनकार कर दिया कि हमको 5 लाख सिग्नेचर मिली है, 5 करोड़ सिग्नेचर मिली है। तो ये जो तरीका है, हमारे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है, हमने जो भेजा उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है कि कितने हमारे अमेंडमेंट गए। सरकार ने जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के लिए जो जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या इसी तरह की लड़ाई जो है महाराष्ट्र में जो नया कानून आया है जन सुरक्षा विधेयक, क्या इसके लिए भी लड़ेंगे? देखिए, ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी विधायक, ऐसा कोई भी का प्रोविजन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये कि ऐसे सरकार को इस तरह के कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है कि जो हमारे संवैधानिक मूल अधिकार हैं उनका वायलेशन हो। ये यूएपीए के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो है मकोका के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, गजकोका के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो नया लाया है इन्होंने कानून बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। आज बैठक घेण्यात आलेली होती, याच्या मागचं कारण काय होतं, काय याच्यावरचं प्रश्न उद्भवते, काय सांगाल? हे जे सरकार आलेलं आहे 2014 पासून, हे दमनकारी सरकार आलेलं आहे आणि हे सरकार दडपशाहीच्या माध्यमातून साम्राज्यवादाला जे आहे त्याचं उत्थान करत आहे आणि उद्योगपतींना हे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या भारताची जमीन जी आहे त्यांच्या हवाली करत आहे। त्याच्याकरता त्यांनी एक जो पॅटर्न राबवलेला आहे तो असा आहे की या देशातल्या अल्पसंख्याकांपासून, त्यांच्या बहुजनांपासून, या देशातल्या जे आहे दलितांपासून जे आहे त्यांच्या संपत्ती हिसकावून घ्यायची आणि त्याचं संपवण्याचा काय पॅटर्न आहे तो असा आहे की त्यांच्यावर पहिले सांस्कृतिक हल्ले करा, त्यांच्यानंतर त्यांची जी संपत्ती आहे ते हडपून घ्या आणि त्यांच्यावर मग शोषण आणि त्यांचे अत्याचार करून त्यांना संपवून टाका। त्याकरिता त्यांनी काय केलं आहे की बऱ्याच वर्षापासून जो ॲक्ट होता बौद्धगयाबाबतचा, त्याच्यामध्ये ते बौद्ध इतर समाजांना टाकलेला आहे आणि त्यांच्या जमिनी हडपलेल्या आहेत। जेव्हा त्यांनी आंदोलन केले तर त्यांचे भंते इत्यादी लोकांना जे आहे जेलमध्ये टाकलेले आहेत, त्यांच्यावर अत्याचार केलेले आहेत आणि त्याचबरोबर आज 2024 मध्ये त्यांनी एक बिल आणलेलं आहे, त्यांच्या माध्यमातून मुस्लिमांचे जे दर्गा आहेत, त्यांचे ईदगाह आहेत, त्यांच्या मस्जिदी आहेत, त्यांचे जे प्रॉपर्टी आहेत, ज्या धार्मिक प्रॉपर्टी आहे ते हडपण्यासाठी 2024ला बिल आणलं आणि 2025ला त्यांनी ते पास केलेलं आहे, जेणेकरून दोन्ही समाजाचे जे अधिकार आहेत, जे त्यांचे नागरिकतेचे अधिकार आहेत, संस्कृतीचे अधिकार आहे, संपत्तीचे अधिकार आहे, ते त्यांचे संपवून घ्यायचे आणि त्यांच्यावर जे आहे एक प्रकारे त्यांना गुलाम बनवण्याची ही एक प्रथा चालवली आहे। आणि म्हणूनच आजच्या दिवशी या दोन्ही समाजांनी एकत्र येऊन ठरवलेलं आहे की हा लढा पार्लमेंटमध्ये चालवलेला आहे विपक्षाच्या माध्यमातून, त्यानंतर हा न्यायालयामध्ये प्रविष्ट आहेत आणि जर हा कायदा त्यांच्या पक्षामध्ये जर अवतरित झाला नाही आला नाही तर जन आंदोलन करण्यात येईल, रस्त्यावर येण्यात येईल आणि एक मोठ्या प्रमाणामध्ये जे आहे हे आंदोलन उभं करण्यात येईल, जेणेकरून आमची संपत्ती, संस्कृती आणि आमची जे अधिकार आहेत जे संविधानाने दिलेले आहेत ते त्यांना मिळावे अशी पूर्ण जी आहे तयारी या दोन्ही समाजांनी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केलेली आहे।
वक्फ बोर्डचा हा प्रश्न काढण्यात आलेला आहे. वक्फ बोर्ड हा काय आहे आणि बौद्धगयाचा आणि वक्फ बोर्डचा कुठकुठे संबंध आलाय काय सांगा? हे असं असते की जी काही संपत्ती एक व्यक्ती तो गरीब का असे ना पण तो अल्लाहला ती दान करतो त्याला वक्फ म्हणतात. त्यांनी आपल्या रक्ताच्या माध्यमातून आपल्या घाम गाळून त्यांनी जी कमवली संपत्ती लहान असे का आणि मोठी असे का ना मस्जिद म्हणून तो वक्फ करतो, दान करतो, एक प्रकारे दर्ग्याला दान करतो, मशिदीला दान करतो, ईदगाला दान करतो आणि त्याच्या माध्यमातून गोर गरिबांना सवलती पुरवाव्या यासाठी तो वक्फ असतो. म्हणजे हा धार्मिक मुद्दा आहे. मुस्लिमांनी मुस्लिमांच्या प्रगतीकरिता संपन्नतेकरिता आपल्या प्रार्थनाकरिता दिलेली जमीन म्हणजे वक्फ. त्याच्यावर पूर्णपणे अधिकार हा त्या समाजाचा असतो. परंतु ह्या मोठ्या प्रमाणात ज्या जमिनी आहेत ते सरकार हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि म्हणून ती वाचवण्यासाठी हे एक आंदोलन आहे. त्याचप्रमाणे बौद्धगया हे त्यांचं धार्मिक आस्थान आहे, ती जागा आहे त्यांची. त्यांना तिथे त्यांची जी आहे विहारामध्ये जाऊन त्यांना त्यांची प्रार्थना करायची असते, त्यांची संस्कृती राबवायची असते. ती पण जागा हडपण्यासाठी त्यांनी दुसऱ्या समाजाचे लोक त्याच्यामध्ये टाकलेले आहे. त्याचप्रमाणे या वक्फ कायद्यामध्ये सुद्धा टाकलेले आहेत. तो मुद्दा सारखेपणा असा आहे की दोन्ही समाजाचे जे आर्थिक धार्मिक अधिष्ठान आहे ते त्यांच्यापासून लंपास करण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि म्हणून दोन्ही समाज एकत्र आले आहेत.